4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में जो है वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझानों में इस समय सबसे आगे बीजेपी दिखाई दे रही है। तो रुझानों में देखिए बीजेपी तो आगे है, लेकिन कड़ी टक्कर सभी पार्टियों को देती हुई नजर आ रही है। चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, इस समय टीएमसी पीछे नजर आ रही है और इस बार का जो मुकाबला है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी ने देखिए दावा तो कर दिया है कि इस बार बीजेपी जरूर जीतेगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा और इंतजार करना बाकी है, क्योंकि अभी सिर्फ रुझान सामने आ रही है। लेकिन आंकड़े आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी 164 पर, टीएमसी 124 पर, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी इस समय देखने को मिल रही है। 293 सीटों पर पश्चिम बंगाल में वोटों की गिनती लगातार जारी है और 12-1 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, जिसके बाद तस्वीरें धीरे धीरे करके क्लियर होती हुई नजर आएंगी। वहीं कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिला है। हाई प्रोफाइल राज्य पश्चिम बंगाल माना जा रहा है और इसीलिए पश्चिम बंगाल पर सबकी नजरें टिकी हुई है। लेकिन दक्षिण भारत के तमाम राज्यों की अगर बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, तो यहां पर सुपरस्टार विजय थलापति इस समय आगे नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक पॉपुलैरिटी वाला जो फैक्टर है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और इसीलिए लोगों का भरपूर समर्थन है। जब प्रचार प्रसार भी करने गए, लोगों के बीच में गए, उनकी समस्याओं को सुना गया, तो उसका असर कहीं ना कहीं इन नतीजों पर पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन वहीं तीसरी तरफ देखें तो असम को लेकर यही सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार हैट्रिक लगाएगी बीजेपी या फिर नहीं। लेकिन असम में बीजेपी के लिए जो राह है वो आसान होती हुई नजर आ रही है। तो तमाम दक्षिण राज्य ऐसे हैं जहां पर सत्ता परिवर्तन की संभावना जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इंतजार बाकी है। तो फिलहाल के लिए रुझानों में बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। भवानीपुर से ममता आगे जरूर है, शुभेंदु पीछे है। पानीहाटी से आरजीकर रेप विक्टिम की माता जी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो रुझानों में तमिलनाडु में उलटफेर यहां देखने को मिल रहा है। टीवी के यानी कि जो कि पार्टी है फेमस सुपरस्टार विजय थलापति की, वो आगे है, नंबर 1 पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। पहले राउंड के बाद डीएमके तीसरे नंबर पर खिसकी दिखाई दे रही। केरलम में कांग्रेस इस समय आगे है। असम में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आएगी, लेकिन रुझान जो है अभी सामने आए हैं और रुझानों में कहीं ना कहीं परिवर्तन अभी जरूर देखने को मिलेगा। तो टीवी के कुल 234 सीटों में से 104 पर इस समय आगे चल रही है। 2 साल पुरानी एक्टर विजय की पार्टी टीवी के नंबर 1 के तौर पर अब उभर कर नजर आ रही है, यानी कि काफी चैलेंजेस यहां पर टीवी के की तरफ से फेस किए गए हैं। कोशिश पूरी की गई है, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है, जनता को लुभाने की हर संभव कोशिश यहां पर की गई है, लेकिन अब इसका असर जो है आज देखने को मिलेगा। सवाल ये भी है कि क्या जनता किस पर भरोसा जताएगी, इस बार ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता पहले ही मन बना चुकी है। पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, केरलम, पुडुचेरी, इन सभी जगहों पर कड़ाके का मुकाबला बीजेपी के साथ तमाम पार्टियों का देखने को मिल रहा है। हर एक तरीके से लोक लुभावन वादे किए गए, एड़ी चोटी का जोर यहां पर लगाया गया। तो केरलम की बात करें तो यूडीएफ को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कुल 140 सीटों में से एलडीएफ को 47 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। कांग्रेस नेतृत्व वाली यूडीएफ बाजी पलटते हुए दिखाई दे रही है। तो यूडीएफ को 89 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। असम में फिर हेमंत सरकार के पक्ष में कहीं ना कहीं रुझान सामने आ रही है। कुल 126 सीटों में से बीजेपी को बढ़त मिलती हुई 90 से ज्यादा सीटों पर, कांग्रेस को 25 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही, लेकिन यहां पर भी बीजेपी इस समय आगे है। पुडुचेरी में बीजेपी की सरकार को लेकर कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो कुल 30 सीटों में से बीजेपी गठबंधन को 22 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि इस समय बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर हम मौजूद है और बीजेपी आश्वस्त है कि पश्चिम बंगाल के अंदर उनकी सरकार आएगी, ममता बनर्जी सत्ता से जाएगी, असम में रिपीट करेगी। हमारे साथ हरीश खुराना है, बीजेपी विधायक है। हरीश जी, तैयारी तो पूरी हो गई जश्न की, क्या झालमुरी से मनाया जाएगा? निश्चित तौर के ऊपर अगर कुछ घंटे के अंदर देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के अंदर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी मिलकर 5 राज्यों के अंदर एक अपना परचम फहराएगा और निश्चित तौर के ऊपर असम के अंदर तो हम 2/3 बहुमत से हमें लग रहा है कि हम सरकार बनाने रिपीट करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल जिसको सबकी नजरें हैं, ममता दीदी का मुझे लग रहा है कि आज आखिरी दिन है सीएम के तौर पर और कल से वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जो प्रक्रिया होगी वो शुरू हो जाएगी। और जिस प्रकार से लोगों का फीडबैक
लोगों का रिस्पांस पूरे चुनावों में देखने को मिला। उसके बाद चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, लोगों का जो फीडबैक वहां से आ रहा है, हम लोग पूर्णतः आश्वस्त हैं कि पांचों राज्यों के अंदर, पौंडीचेरी हो, तमिलनाडु हो, केरला हो या पश्चिम बंगाल और असम हो, एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। ये में पूर्ण रूप से विश्वास है। चुनाव कुछ समय पहले बिहार का भी हुआ था, उससे पहले हरियाणा के हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प हो गया है। बीजेपी, पीएम मोदी जाते हैं, झालमुड़ी खाते हैं, नाव में बैठते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है। बीजेपी कितनी आश्वस्त थी पहले से? पूरा हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो प्यार है, उसमें पश्चिम बंगाल और केरला, तमाम जो राज्य हैं, वो कोई अछूता नहीं है। पश्चिम बंगाल के अंदर जिस प्रकार से एक मोदी जी ने वहां माहौल क्रिएट किया, लोगों से वन ऑन वन इंटरेक्ट किया, चाहे वो झालमुड़ी खाने के साथ साथ हो, चाहे वो वहां पे जिस प्रकार से नाव के अंदर वहां उन्होंने किया, ये दिखाता है कि पश्चिम बंगाल हो या तमाम राज्य हो, मोदी जी का कनेक्ट वन ऑन वन पीपल से है, लोगों से कनेक्ट डायरेक्ट और वन वन। धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे साथ हरीश खुराना थे, बीजेपी विधायक, और साफ तौर पर उनके चेहरे का जो रिएक्शन है आज उसे समझ सकते हैं कि कितने आश्वस्त है राज्यों के लिए। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी, असम के अंदर दोबारा से बीजेपी, और बाकी पौंडीचेरी, केरल, तमिलनाडु के अंदर गठबंधन के साथ सरकार बनाने का जो सरकार बनाने की बात करते नजर आ रहे हैं। हैं कि बात की गई, बीजेपी नेता ने भी अब दावा कर दिया है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी जरूर जीतेगी, लेकिन थोड़ा सा और इंतजार बाकी है कि आखिरकार जीत का ताज किसके सर पर सजेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मुकाबला जो है इस समय कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे कि हम पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, तो जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाई थी झालमुड़ी, उस झाड़ग्राम सीट से बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं तो उसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं पड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे थे। और एक बड़ा परिवर्तन यहां पर देखने को मिल रहा है रुझानों के माध्यम से। और इसी पर अब ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जो है खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन उनसे करवा देते हैं। डॉक्टर मेडुरी सूर्य नारायण जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर आपका। वही नागेंद्र परमार जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत यहां पर करना चाहूंगी डॉक्टर मेडुरी सूर्य नारायण जी से। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस बार जो चुनाव है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो चले हैं। बीजेपी की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, लेकिन आप इस पूरे चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? आपका क्या टेक है सर इस पर? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नागेंद्र परमार जी को भी नमस्कार करता हूँ, प्रणाम। मैडम एक्चुअली क्या है, बीजेपी का हवा तो सभी जगह चल रहा है, वो तो सच की बात है, उसमें कोई संदेह नहीं है, संशय भी नहीं है। मगर मैं सोचता हूँ पर्सनली, ये बीजेपी का झंडा जो है वो तो इधर दक्षिण भारत में भी आना चाहिए। बीजेपी का हवा यहाँ दक्षिण भारत में भी आना चाहिए, जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी धर्म की रक्षा होगा। तो ऐसे मैं मानता हूँ। और एक बात है, तो वेस्ट बंगाल में अब तक हम सुने 3 लाखों से ज़्यादा रोहिंग्या लोग वहाँ पर आए हुए, तो उन लोगों को बाहर हटाना है। बाहर हटाने के लिए एक ही रास्ता है, सिर्फ बीजेपी वाले। वो तो एक अच्छी बात हुआ, वो जीत रहे हैं बंगाल में, वो तो अच्छी बात है, ट्रेमेंडस जस्टिफिकेशन फॉर बंगाल। तो इधर अगर सोचेंगे दक्षिण भारत में, हमारी परिज्ञान में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक, केरला हो, तमिलनाडु हो,
जी ठीक है नागेंद्र परमार जी, सर मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। देखिए यहाँ पर डॉक्टर मेडुरी जी ने अपनी बात यहाँ पर ज़रूर रखी है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की या तमाम राज्यों की जहाँ पर आज वोटों की गिनती हो रही है, तो ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी के लिए इन राज्यों में आगे बढ़त बनाना थोड़ा बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन किस तरीके से ये चैलेंज को फेस किया है बीजेपी ने, क्या स्ट्रैटेजी रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? जी मैम, देखिए, जब 2014 में केंद्र में भाजपा सत्ता में आई, उस समय में भाजपा ने अपना प्लान था जो कि किस तरीके से उत्तर भारत की पार्टी पूरे देश की पार्टी गिनी जाए, क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, सभी जगह उसकी मजबूत स्थिति जी दर्ज हो, राज्य दर राज्यवार में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रहे। इस रणनीति पे उन्होंने काम करना शुरू किया और काम भी 24/7 बहुत कुशल रणनीति के रूप में उन्होंने चीज के ऊपर काम किया, जिसके का परिणाम भी हमें दे और आपको देखने को मिलता है। आप देखिए कि पूर्वोत्तर राज्यों में किस तरह भाजपा ने सफलतापूर्वक अपनी सरकार बनाई और न केवल सरकार बनाई बल्कि वहां के आम आदमी को राज्य दर राज्य उन्होंने ये सुनिश्चित भी किया कि कैसे सरकार बनाने के बाद हम आपके लिए जन कल्याणकारी योजना लाएंगे, कैसे आपके राज्य को विकास के पथ पे अग्रसर करेंगे और किस तरह हम आपका आम खास का ख्याल रखेंगे। अब दक्षिण भारत के लिए ये बात है कि भाजपा के लिए अब भी ये मैं मानता हूँ कि एक बड़ा चैलेंज है कि दक्षिण भारत में वो अपनी सफलतापूर्वक एंट्री किस तरह करे और किस तरह अपने आप को स्थापित करे। इसके लिए वो अलग अलग रणनीतियां बनाते रहे हैं, कुछ रणनीति कारगर भी हुई है और मुख्य तौर पे अभी ऐसी रणनीति वो नहीं बना पाए हैं, या मैं कहूँ कि ऐसी कार्ड नहीं ढूंढ पाए कि जो मौजूदा वहां राजनीतिक दल है उनसे किस तरीके से निपटा जाए और किस तरह अपनी योजनाओं को, अपनी बातों को, अपनी कार्य योजनाओं को और सिद्धांतों को पहुंचा के वहां का जनमत का विश्वास जीता जाए। जहां तक अभी बात करें, जैसे तमिलनाडु की बात करें, तो तमिलनाडु में देखिए उन्हें गठबंधन के साथ कहीं ना कहीं एआईडीएम के गठबंधन का भाजपा हिस्सा और छोटा भाई है भाजपा का। वहाँ मुख्य रूप से आप ये देखिए कि एआईडीएमके और डीएमके के बीच में मुख्य टक्कर रहती है और सत्ता का जो बदलाव है वही वो आपस में करते रहते हैं, कभी इस तरफ जाती है सत्ता, की तरफ जाती है। ऐसे में जैसे विजय थलपति का आना ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भविष्य की राजनीति में ऐसे कुछ नए चेहरे उभर के आए जिनके साथ भाजपा जी राजनीतिक समझौते करना चाहे, जिसके जरिए गठबंधन करना चाहे, जिसके जरिए वो अपने आप की उपस्थिति को दर्ज कराए। लेकिन अगर बंगाल जैसा राज्य है जिसमें अभी हमें 1.5 घंटे के करीब और रुकना चाहिए, लेकिन अगर बंगाल में वो सरकार बनाने में ये सफल हो जाती है भाजपा कहीं ना कहीं, तो आप ये मानिए कि दक्षिण भारत के अनेक राज्यों के रास्ते भाजपा अपने लिए खोलने में कामयाब हो जाएगी। जी ठीक है, डॉक्टर मेधुरी के पास मैं यहाँ पर जाना चाहूंगी। सर जैसे कि नागेंद्र परमार जी ने भी दक्षिण भारत का यहाँ पर जिक्र किया है, तो दक्षिण भारत में अगर तमिलनाडु की खासतौर पर सर मैं बात करना चाहूंगी, तो क्या लगता है इस समय जो फेमस सेलिब्रिटी है, फेमस एक्टर है विजय थलापति, वो आगे नजर आ रही है। कोशिश उनकी तरफ से 2 साल पहले ही कर दी गई थी इस चुनावों को लेकर, लेकिन क्या बड़ा ऐसा फैक्टर है जो कि उनके फेवर में काम कर रहा है आज? मैडम एक्चुअली क्या है, ये तमिलनाडु में जो तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ये स्कीम्स के अलावा, स्कीम्स के छोड़ दो, कोई अम्मावड़ी के नाम पे और एक कोई बड़े नाम पे तो स्कीम्स तो देने वाली है। तमिलनाडु इलेक्शंस में पिछले बहुत सालों से टीवी देना, वॉशिंग मशीन देना, ये सब तो वहाँ पर स्कीम्स देना आदत हो गया उन लोगों को, आदत को सबको हो गया, आदत सबको हो गया वहाँ पर लोगों को लिए। और एक बात है, यहाँ पर दक्षिण भारत में स्पेशली तमिलनाडु मूवी एक्टर्स के लिए बहुत क्रेज है। वो भी एक अच्छी रास्ता हो गया जीतने के लिए डीएम के टीवी के वालों को, क्योंकि मूवी एक्टर्स को क्रेज है। हम देख लिए रजनीकांत जी को बहुत बार यहाँ पर चुनाव में आने के लिए बुला लिए और कमल हासन को बुला लिए। तो टीवी एक्टर्स जो है, मूवी एक्टर्स जो है, हीरो जो है, नायक उन्होंने जो लोग हैं हीरोज, उन लोगों को तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा तो वहाँ पर क्रेज है। और एक बात है, तमिलनाडु वाले शायद और किसी स्टेट का आचार या संप्रदाय भाषा को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों को राज्याभिमान तो बहुत ज़्यादा है और भाषा का अभिमान तो ज़्यादा है और प्रांत मैंने जो एरिया है, स्टेट का अभिमान जो है वो तो ज़्यादा है। और किसी को वो लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, किसी को वो लोग सहयोग भी नहीं करेंगे। ये तो एक वास्तविक बात है। इसलिए वहाँ पर बीजेपी ठीक है, मैंने तमिलनाडु में बहुत लोगों के अंदर, मन के अंदर आरएसएस का फीलिंग है, आरएसएस के ऊपर भरोसा है, बीजेपी के ऊपर भी भरोसा है, विश्वास करते हैं। मगर चुनाव के समय में वे लोग देखेंगे शायद वो रीजनल पार्टीज के लिए बहुत प्रेफरेंस दे देंगे,
सेंट्रल वाले उनको नहीं है तो नेशनल पार्टीज को उतना प्रायोरिटी नहीं दे देंगे, क्योंकि वो लोगों को होता ऐसे एक सिस्टम तो वहाँ पर आदत हो गया। ये तो मैं ये जो बोलना चाहता हूँ। जी ठीक है। नागेंद्र परमार जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। बात अगर की जाए असम की, तो असम में हैट्रिक लगाने की फिराक में बीजेपी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं राह जो है आसान है असम में खासतौर पर। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस भी इस समय चुनावी मैदान में सभी राज्यों की अगर बात की जाए, तो कांग्रेस को आप किस तरीके से आंकते हैं? क्योंकि उतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में नहीं किया है, क्योंकि चाहे हम बात की जाए चुनाव प्रचार की, उतना एक्टिव मोड में नजर नहीं आई थी जितना बीजेपी इस समय दिखाई दी है। जी देखिए, एक मोटा फर्क ये है कि जब आपके क्षेत्रीय स्तर के जो राजनीतिक फैसले हैं, रणनीतियां बनाने की बात है, क्षेत्रीय छत्रत्व को किस हिसाब से प्रमोट किया जाएगा, क्षेत्रीय छत्रत्व को कितना आगे लाया जाएगा चुनाव में, इस तरह के फैसले जब हाईकमान से बैठ के हों और वो देर सवेर हो, तो उसका नतीजा जो उसका जो परिणाम देखने को मिलता है वो हमें असम में देखने को मिल रहा है। 6 महीने पहले तक कांग्रेस फिर भी ठीक ठाक भूमिका में नजर आती थी आसाम में, लेकिन जैसे जैसे चुनाव चढ़ता गया या चुनाव नजदीक आता गया, आप देखिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी आक्रामकता को बरकरार रखा। उन्होंने जो काम किए हैं वो लोगों तक डिलीवर करने में सक्षम रहे कि मैंने ये काम। নম্বর ওয়ার্ডে আমার ডেফিসিট হয়েছিল অ্যাপ্রক্স 2000। সেকেন্ড রাউন্ড ছিল হিন্দু এলাকা, আমিও 2000 কভার করেছি এবং এখন 2200 ভোটে আমি লিড করছি ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি থেকে। মমতা ব্যানার্জি পিছিয়ে গেছে। আমার সেকেন্ড রাউন্ডে 4500 মতো লিড হয়েছে, থ্যাঙ্কস টু এভরি হিন্দু সনাতনী দোজ হু আর কাস্ট ইন ফেভার অফ মি in ward number 63. Expected result 3, 4, 5 77 নম্বর ওয়ার্ড। এখানে মমতা ব্যানার্জি ভালো লিড নেবেন। আমি যা প্রথম থেকে বলেছি 7, 8, 9, 10 আমি ওই বড় লিড কভার করব এবং 10 রাউন্ডের পর থেকে আমি এগোতে থাকব এবং এক্সপেক্টেড মমতা ব্যানার্জি এগেন ডিফিট ইন ভবানীপুর অ্যাসেম্বলি। মালদা মুর্শিদাবাদে মানিকচকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে ভালো লিড করতে বলবে, মানে सर आप अपनी बात पूरी कीजिए सबसे पहले। मैम मेरे से कह रहे हो? जी आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं यही बता रहा था कि देखिए आसाम में क्या हुआ कि आसाम में कांग्रेस की तरफ से जो दिल्ली से जो फैसले लिए जा रहे थे वो देर सवेर लिए जा रहे थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार है वो संसाधनों से जूझती हुई नजर आई है करने के लिए, और इतनी आक्रामकता से प्रचार नहीं कर पाई जितनी आक्रामकता से भाजपा या हेमंत बिस्वा शर्मा प्रचार कर रहे थे। आप ये भी देखिए भाजपा की मुख्य तौर पर मोटी रणनीति ये रही कि आसाम में भी आप देखिए कि बहुतेरे राज्यों के नेता और कार्यकर्ता आसाम में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए नजर आए। ये उनकी रणनीतिक सूझबूझ थी। दूसरी तरफ हम कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस एक तो संसाधनों से जूझती हुई नजर आई, और ना उनमें एक तरीके का इस तरह का हाईकमान की तरफ से या बड़े नेताओं की तरफ से जो मैसेज वहां जाना था, जितनी आक्रामकता से वहां उन्हें प्रचार करना था, जितने सुदृढ़ तरीके से प्रचार करना था, वो प्रचार नहीं वो कर पाए। दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा एक तरफ अपनी आक्रामकता बरकरार रखी, दूसरी तरफ उनकी सरकार ने 10 साल में जो काम किए हैं उस काम से वो लोगों को आश्वस्त करते नजर आए और लोग उनसे आश्वस्त होते हुए नजर आए, उनसे कनेक्ट होते हुए भी नजर आए। और हमने कई बार ये भी देखा कि जैसे हल्के फुल्के अंदाज में वो डांस करते नजर आए, कई बार वो सुरक्षा का प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आम लोगों से मिलते हुए नजर आए। जब ऐसा कोई नेता करता है तो आम आदमी को ये विश्वास बनता है कि ये मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हमारे लिए सरल और सहज रूप से उपलब्ध होगा, हमारी बातें यहाँ सुनी जाएंगी। और अपर जो हम आसाम की बात करें तो वहाँ तो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, मुस्लिमों में भी काफी अच्छा रुझान या मैं समर्थन कहूँ वो हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रति है। क्योंकि आप देखिए राजनीति में अब जात पात अगले पीछे की बातें बहुत हो गई। जो लोग हैं वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो जो विकास की राजनीति है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। और भाजपा कहीं ना कहीं अपना कहीं भी चुनाव लड़े, जब वो डेवलपमेंट की बात करती है, विकास की बात करती है, तो उनका 11 साल का केंद्र साल का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को कनेक्ट करता है कि हाँ ये अगर पार्टी सत्ता में आएगी तो हमें विकास मिलेगा, हमें बुनियादी सुविधाएं मिलेगी और हमारे जीवन स्तर में सुधार होगा, हमारे आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
बिल्कुल सर, लोगों को कनेक्ट जरूर किया जाता है पार्टी की तरफ से और यही नतीजा है कि आज ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी इस समय सत्ता में है और उम्मीद भी लगातार बीजेपी की तरफ से यही की जा रही है कि इस बार जो सत्ता परिवर्तन होगा तमाम राज्यों में। लेकिन असम की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से हैट्रिक लगाती हुई बीजेपी नजर आएगी। तमाम बीजेपी नेता लगातार यही दावा कर रहे हैं, लेकिन सर थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि रुझानों में तो बीजेपी आगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। 12 से 1 बजे के बीच में कहीं ना कहीं तस्वीर पूरी क्लियर होती हुई सर नजर आएंगी। ठीक है, डॉक्टर मेधुरी सूर्यनारायण जी, सर मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। सर कांग्रेस जो है तमिलनाडु में कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है, इसके पीछे का मेजर फैक्टर आप क्या देखते हैं? कांग्रेस को फैक्टर को मैडम, यहाँ पर एक ही फेल्यूर है बीजेपी को जीतने के लिए चुनाव में, क्योंकि वहां पर प्रचार करने के लिए वहां पर मौका ठीक ठाक से नहीं है। और एक बात है, प्रचार करने दो, मगर उसको फॉलो अप करने के लिए बीजेपी को आज आगे ले जाने के लिए यहाँ पर तमिलनाडु में नहीं तो केरल में, कर्नाटक में तो शायद है, बहुत लोग है आगे ले जाने वाले लोग हैं, मगर तमिलनाडु में स्पेशली आंध्र प्रदेश में, केरला में बीजेपी को आगे ले जाने के लिए समर्थ लोग वहां पर नहीं दिख रहा है। अगर वे लोग रहेंगे तो ठीक है, आराम से वो बीजेपी आगे आगे आ जाती है चुनाव में जीतने के लिए। और ऐसे प्रोबेबिलिटी बिना मैंने नहीं होने के कारण से कांग्रेस को मौका मिल रही है। तो वहां पर सोच रहा हूँ वहां पर कांग्रेस को देने के लिए एक ही कारण है मेरा मन में, बीजेपी नहीं आने के लिए, कांग्रेस आने के लिए एक ही बात है, एक अच्छी वाले लीडर वहां पर कोई नहीं दिख रहा है। आजकल तो अन्ना कुछ नाम पे वहां पर एक आदमी आया, एक युवा आदमी आया, वो तो प्रयास कर रहे हैं, मगर उसका जो परिश्रम है, प्रयास भी उसको सफल नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर समर्थ नायक नहीं है। क्लैशेस तो बहुत है, एक आदमी के बीच में और एक आदमी के बीच में क्लैशेस जो है, ईगोस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके वजह से बीजेपी वहां पर नहीं आ रहे, कांग्रेस तो आ रही है। जी ठीक है सर। नागेंद्र परमार जी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी सर। जैसे कि अभी हाल ही में हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, या फिर यूं कहें कि महिला शक्तिकरण को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और इसलिए महिला आरक्षण बिल यहाँ पर लाया गया, हालांकि उसे गिरा दिया गया विपक्ष की तरफ से। लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी तमाम राज्यों में आगे बढ़ रही है, सत्ता में आ रही है, एक ये फैक्टर सबसे ज्यादा बड़ा माना जा रहा है महिला, क्योंकि महिलाओं की तरफ से भागीदारी इस बार पश्चिम बंगाल में खासतौर पर देखने को मिली, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है सर। जी जी, देखिए आप ये मानिए कि कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल होता है, तो राजनीति, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन का जो या नैरेटिव हम जिसे कहें, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो परसेप्शन और नैरेटिव के जरिए कोई भी राजनीतिक दल अपने मतदाताओं से कनेक्ट करता है, उन्हें ये यकीन दिलाता है कि भाई हमारा नैरेटिव, हमारा परसेप्शन है, इससे अगर आप संतुष्ट हैं और इससे आप जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसे उस तरीके से पूरा इस पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक बिल नहीं है, आप ये देखिए देश की आधी आबादी की ये बात है, और आधी आबादी की बात अगर मैं बात करूं, आप 2019 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद के सारे विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद के सारे विधानसभाओं में देखिए, मातृशक्ति ने, देश की आधी आबादी ने राज्य दर राज्य केंद्र के चुनावों में जिस तरीके से भागीदारी करी है, अपना वोट परसेंटेज उन्होंने बढ़ाया पुरुषों के मुकाबले, और जिस उत्साह से वोट डाला है, उससे कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों को एक बात समझ में आ गई है कि आधी आबादी का वोट, आधी आबादी की राजनीतिक समझ बहुत महत्वपूर्ण है। और सिर्फ राजनीति नहीं, पिछले 10 सालों में, 15 सालों में हम देखें कि महिलाओं ने सब क्षेत्रों में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जिसमें अपनी काबिलियत सिद्ध नहीं करी, और मैं कहूंगा हर क्षेत्र में पुरुषों के मुकाबले किस नहीं है। भाजपा ने इसे बखूबी समझा है, और भाजपा ने उनके लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं राज्य दर राज्य तो चलाई है, केंद्र में भी चलाई है। अब वो कल्याणकारी योजनाएं चला के उन्हें बेनिफिशियरी से लेके अब वो उन्हें निर्माता बनाने के मूड में भाजपा नजर आती है, और इसीलिए उन्होंने महिला आरक्षण की बात करी, जो बिल तो पास हो चुका है, टेक्निकली 2024 में पास हो चुका है, लेकिन बात ये थी कि इसको बड़ी सीटों के साथ किस तरह करे। महिलाएं की बढ़ा हुआ वोट और जिस उत्साह से वो वोट डाल रही है, भाजपा उन्हें ये बताने में की कोशिश में, राजनीतिक समझ बनाने की कोशिश में कि हम आपके हितैषी हैं, हमने आपके लिए जन कल्याणकारी योजना भी लाई, अब हम आपकी राजनीति में भी सशक्त भागीदारी बनाना चाहते हैं। और ये मैसेज लगातार भाजपा देने में अगर अपनी सफल रही, तो आप ये मानिए कि क्या 2026 के बाद के सारे विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव, ये भाजपा की तरफ से मुख्य मुद्दा रहने वाला है। और जिस तरीके से महिलाएं इससे अंदर कनेक्ट करेंगी और इसके समर्थन में आती जाएंगी, तो ये गेम चेंजर रहेगा। हर राज्य के चुनाव में मुख्य तरीके से गेम चेंजर यही मुद्दा रहेगा, और महिलाएं ही रहेंगी
जो अपनी मजबूत उपस्थिति से राज्य दर राज्य अपनी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। ठीक है सर, एक बार ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार पुडुचेरी में गेम चेंजर महिलाएं इस बार होंगी या फिर नहीं। डॉक्टर मेडुरी जी, आपका क्या कुछ ओपिनियन है इस पर? क्या लगता है फीमेल्स की जो भागीदारी, महिला वोटरों की जो भागीदारी इस बार देखने को मिली है पश्चिम बंगाल में, उस तरह की तस्वीर आप पुडुचेरी में भी देख पा रहे हैं? तो महिला को पुदुचेरी में और आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में महिला को कुछ भी बिल बना दीजिए मैडम, वो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि महिला बिल नहीं तो कुछ भाजपा वाले कितना भी बिल लेके आने दो, मगर यहाँ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि महिलाओं को यहाँ पर इतना प्राधान्यता भी नहीं है पॉलिटिक्स में। क्योंकि अगर कोई महिला हो तो उसको गवर्नर बनाते हैं बस, और कुछ नहीं करते हैं। तो महिला मैंने 80% 90% ज्यादा से ज्यादा लोग है, सब लोग मेल पुरुष लोग है, मगर औरत को उतना स्थान नहीं, उतना प्राधान्यता भी नहीं है इधर दक्षिण भारत में। तो पुदुचेरी में हो नहीं तो तमिलनाडु में हो, कहीं भी हो, यहाँ पर तो महिला बिल से कुछ मैंने लाभ तो वो लोग ले लेंगे। जिसके द्वारा लाभ ले लिया उसको याद नहीं रखेंगे, याद नहीं करेंगे, ये तो एक असली बात है। तो हर बिल का फायदा उठाते हैं, मगर ठीक है सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन इस समय बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। तो आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, अपनी बात रखेंगे चुनाव को लेकर, जिस तरह के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन जो इस समय रुझान सामने आ रही है उसमें बीजेपी बढ़त बनाते हुए, और इसी उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। लेकिन जैसे कि बीजेपी मुख्यालय में जो तैयारियां जश्नों को लेकर खासतौर पर जोरों शोरों से चल रही है, और जो है साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दी थी कि जश्न को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, मिठाइयां बन रही है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या रिजल्ट में निकलकर सामने आता है। थोड़ा सा और इंतजार बाकी है। हम अपने मेहमानों से यहाँ पर इस खास चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर मेडुरी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए सबसे पहले। मैडम, तो महिला बिल के बारे में आप बात किया ना जी, मैं तो वही बोल रहा हूँ मैं। महिला बिल हो नहीं ट्रिपल तलाक बिल हो, कुछ भी लेके आओ, उससे जो फायदा मिलती है वो हम ले लेंगे। यहाँ पर दक्षिण भारत के जो लोग हैं, स्पेशली फ्रॉम तमिलनाडु पुदुचेरी, वे लोग तो उसका फायदा तो ले लेंगे, मगर जिसके द्वारा वो फायदा उठा लिया, जिसके द्वारा वो लाभ ले लिया, उसको तो याद करना तो बहुत भूल गए। तो ये तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं, तो बुरा बात है। क्योंकि जिसके द्वारा हम लाभ ले लेंगे उसका जी बिल्कुल सर, देखते हैं कि अब क्या होता है। क्योंकि रुझानों में तो देखिए इस समय बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रुझानों में अभी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है, परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा, और 12-1 बजे के करीब जो है रिजल्ट सामने आने लगेंगे।